डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के इस सेकंड पेपर के अंदर आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न अर्थात विसरण। देखिए, विसरण की प्रक्रिया को हम आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी गैस अगर हम किसी कमरे के कोने के अंदर हम रख देते हैं, उसकी शीशी को खुला छोड़ देते हैं, चाहे वो सेंट हो, तो हम देखते हैं कि थोड़े समय बाद ये पूरे कमरे के अंदर उसकी गंध आने लगती है। तो विसरण को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? यानी वह क्रिया जिसमें गैस, तरल या ठोस के अणुओं का अभिगमन उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर होता है, वह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि किसी कमरे में एक परफ्यूम या एथिल ईथर या अमोनिया की बोतल को खोल दी जाए तो कुछ समय बाद इसकी स्मेल पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। इसी प्रकार यदि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको जल से भरे बीकर में अगर हम डाल दें तो पानी के अंदर जा कर के वो डिसोसिएशन के द्वारा कॉपर आयन और सल्फेट आयन का दोनों आयनों के अंदर इनका विसर्जन होगा और विसरण के कारण जल के अणु धीरे धीरे इनका जो रंग है वो बदलते हुए देखा जा सकता है। तो मॉलिक्यूल अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके द्वारा उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर तब तक गमन करते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो जाता है। एक पदार्थ की विसरण दिशा दूसरे पदार्थ के विसरण की दिशा से फ्री होती है। यहाँ कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर कुछ डाई डाल दिया गया है पानी के अंदर, कुछ समय तक यहाँ पर हाई पार्शियल प्रेशर है इसका डाई का, और इस कोने के अंदर धीरे धीरे इसके मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर फैलते जा रहे हैं और एक जब इक्विलिब्रियम स्टेज आती है तो सभी अणु जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे पानी के अंदर समान रूप से डिफ्यूज हो जाते हैं। तो डिफ्यूजन की जो क्रिया है इसके अंदर एक टॉपिक आता है डिफ्यूजन प्रेशर। तो विभिन्न अणु विसरण के दौरान एक दूसरे पर प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसे डिफ्यूजन प्रेशर कहा जाता है। और हमें इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल या आयंस, चाहे वो ठोस का हो, तरल का हो या गैस का हो, इसके हाई कंसंट्रेशन क्षेत्र से लो कंसंट्रेशन क्षेत्र की ओर गमन करने की पोटेंशियल एबिलिटी को ही डिफ्यूजन प्रेशर कहा जाता है। विसरण दाब विसरण करने वाले कणों की सांद्रता या उनकी संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात सिस्टम में विसरण करने वाले कणों की सांद्रता अधिक होने पर विसरण दाब अधिक होता है और ये सांद्रता कम होने पर विसरण दाब कम होता है। विसरण की जो दर है उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, तो तापमान बढ़ाने पर विसरण दर बढ़ जाती है। जैसे हम अगर चाय बनाते हैं और उसमें हम चीनी को डाल करके टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो तेज़ी के साथ में समान रूप से शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो विसरित होते हैं। अगर उसी अवस्था के अंदर बिना टेम्परेचर के ही हम रखते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर गति नहीं होती है। तो ग्राम के विसरण नियम के अनुसार विसरण दर विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी डी अगर डिफ्यूजन है और स्मॉल डी अगर डेंसिटी है तो डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी रूट स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसलिए बड़े अणु होने पर विसरण दर धीमी होती है और मध्यम की सांद्रता अधिक होती है तो विसरण दर कम होती है। सिग्निफिकेंस जो है विसरण का, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की जो प्रक्रियाएं हैं इनमें CO2 और O2 गैसेज का जो एक्सचेंज होता है वो विसरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन और पैसिव साल्ट जो अपटेक होता है, जड़ों के द्वारा जो लवणों का अवशोषण होता है वो भी विसरण के द्वारा ही होता है। और विसरण भोज्य पदार्थ की कम दूरी में अभिगमन में सहायता करता है।
तो ये विसरण की प्रक्रिया है। इसके बाद प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर एक टॉपिक है ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस की प्रक्रिया के बारे में आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें जल या विलायक के अणु अपने उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पारगमित होते हैं। अब इसमें जो उच्च जल विभव क्षेत्र है वो सॉल्वेंट का होता है, अर्थात विलायक का होता है। तो अगर हम किसी विलयन को, जैसे पानी के अंदर हम शक्कर डाल देते हैं और ये सिस्टम ए हो गया, और दूसरी तरफ उसको पार्टीशन से पृथक कर देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, उसके अंदर सिर्फ पानी रखते हैं, तो इस सॉल्यूशन जो बना है इसमें से दूसरी ओर से जल के अणु इसके अंदर प्रविष्ट होने शुरू हो जाएंगे। विसरण की जो प्रक्रिया है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है, जो जल के अणु को इसमें पार होने देती है, तथा जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जैसे साल्ट वगैरह या शुगर के मॉलिक्यूल्स वो इसमें से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, और किसके द्वारा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा। जल के अणु का सेल सेप में परासरण की क्रिया द्वारा प्रवेश होता है, यानी कोशिकाओं के रस के अंदर जल की जो प्रविष्टि होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एंट्री होती है वो ओस्मोसिस की क्रिया के द्वारा ही होती है, और इस क्रिया को एंडोस्मोसिस कहा जाता है, अंतः परासरण। और अगर यह उल्टी दिशा हो, यानी कोशिका रस से बाहर की ओर जल निकले, तो यह क्रिया बहिपरासरण कहलाती है। इसको पोटैटो ओस्मोस्कोप के द्वारा समझा जाता है। जैसे हम कोई पोटैटो लेते हैं और उसको हम उसकी पील को उतार दिया जाता है चाकू की सहायता से, और उसके अंदर एक कैविटी बना दी जाती है, और उस कैविटी के अंदर हम कुछ सीमा तक जल भर देते हैं और आलपिन लगा देते हैं, और जल भरने के बाद अगर उसको पेट्री डिश के अंदर रख दिया जाता है, और पेट्री डिश के अंदर अगर जल की जो मात्रा है वह अधिक है, और पोटैटो के अंदर जो कैविटी बनाई है उसके अंदर हम अगर जल के साथ में कुछ विलयन अगर भर देते हैं, तो हम देखते हैं कि पेट्री डिश से जो जल के अणु हैं वो पोटैटो की जो कैविटी बनाई गई थी उसके अंदर प्रविष्ट होना शुरू कर देते हैं। तो यह अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा यह संभव हो पाता है। पोटैटो की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए हम देखते हैं कि जो कैविटी हमने बनाई थी उसके अंदर पानी प्रविष्ट हो जाता है और वो भरना शुरू हो जाती है। तो यह अंतःपरासरण होती है। दूसरी प्रक्रिया, इसको उल्टा कर दिया जाता है, तो वह बहिपरासरण की क्रिया होती है। यानी हम कैविटी के अंदर अगर हम प्योरली पानी भर दें और पेट्री डिश के अंदर अगर हम विलयन भर दें, तो जल के अणु पोटैटो की कैविटी से निकल करके पेट्री डिश के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इसमें समझिए, इसमें विलयन 3 प्रकार के होते हैं: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, यानी समपराशरी, अल्पराशरी और अतिपराशरी। विलयन में जल एवं विलेय की सांद्रता उनकी कोशिका में सांद्रता की सापेक्षता के आधार पर 3 प्रकार के विलयन होते हैं। जैसे आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक इस प्रकार के विलयन में जल और सॉल्यूट की सांद्रता कोशिका में उनकी सांद्रता के समान होती है। हाइपोटोनिक के अंदर जो विलयन है इसमें सॉल्यूट की सांद्रता कोशिका में जो सॉल्यूट है उसकी सांद्रता से कम होती है। और हाइपरटोनिक, इसमें विलयन में सॉल्यूट की जो सांद्रता है
कोशिका में उसकी सांद्रता से अधिक होती है। तो कुल मिलाकर के हम यूँ कह सकते हैं कि जो विलेय हम मिला रहे हैं उसके आधार पर ही विलयन के प्रकार हैं। अगर विलेय की मात्रा अधिक है पानी के अंदर तो यह कहलाएगा हाइपरटोनिक, अगर कम है तो हाइपरटोनिक। यानी सेल की तुलना इसमें देखी जाएगी, कोशिका के अंदर जो विलेय मात्रा है उसके आधार पर ये 3 प्रकार के विलयन हैं। जैसे इसके अंदर देखिए आइसोटोनिक जो विलयन है, यहाँ पर बाहर की ओर जो विलेय हैं उनकी मात्रा जो कोशिका है जिसके अंदर जल भी है, सेल शेप भी है, तो उस विलेय के बराबर है। इसलिए इस तरह का विलयन आइसोटोनिक विलयन कहलाएगा, जिसमें जल ना तो प्रवेश करेगा ना कोशिका से बाहर निकलेगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर आप देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर सेल को रख दिया जाता है तो कोशिका से जो जल के अणु हैं वो निकल करके इसमें बाहर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विलयन हाइपरटोनिक है। कोशिका की तुलना के अंदर विलेय की मात्रा इस विलयन के अंदर ज़्यादा है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोशिका को रख दिया जाता है तो कोशिका के विलेय जो हैं उसकी तुलना में यहाँ पर जल के अंदर मात्रा जो विलेय है उसकी मात्रा कम है, इसलिए जल के अणु विलयन से कोशिका के अंदर प्रविष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें दिया गया है, जैसे ए डायग्राम के अंदर यानी फर्स्ट जो डायग्राम है इसके अंदर नेट इफेक्ट नो लॉस, बी डायग्राम के अंदर नेट इफेक्ट है वाटर पासेज आउट ऑफ द सेल, यानी पानी कोशिका से बाहर आ जाता है, और तीसरे के अंदर जैसे पानी अंदर प्रविष्ट करेगा। इसके बाद इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब एक टॉपिक है। ये सब वाटर रिलेशन से जुड़े हुए टॉपिक हैं। जो ऑस्मोटिक प्रेशर उस दाब के बराबर होता है जो शुद्ध जल के अणुओं को उच्च सांद्रता वाले विलयन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आने में रुकावट पैदा करता है, और इससे उस विलयन के आयतन में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए वह अधिकतम दाब जो किसी विलयन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा शुद्ध जल से अलग रखने पर डेवलप हो सकता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसकी जो किसी विलयन के जो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कैलकुलेशन है वो एक संबंध दिया गया है OP बराबर CST। तो OP ऑस्मोटिक प्रेशर है, C विलयन की मोलर कंसंट्रेशन है, S विलयन नियतांक जो 0.082 होता है, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। इसके बाद इसमें रिलेशन निकाला गया है, OP is directly proportional to T and OP is directly proportional to concentration of solute, जहाँ पर T टेम्परेचर है। तो वास्तव में विलयन द्वारा कोई प्रेशर नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि वह किसी मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड नहीं हो। ऑस्मोटिक प्रेशर एक विभव दाब होता है, इसलिए आजकल ऑस्मोटिक प्रेशर के स्थान पर परासरण विभव, ऑस्मोटिक पोटेंशियल शब्द काम में लिया जाता है, जिसको साई m से रिप्रेजेंट करते हैं, और साई m की जो मात्रा है वो साई s के यानी विलेय विभव के बराबर होती है। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मान ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, परंतु यह नेगेटिव होता है, यानी साई s बराबर होता है सोल्यूट पोटेंशियल, और जो कि -OP के अंदर रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है
ऑस्मोसिस की, प्लांट जल का अवशोषण करते हैं और ऑस्मोसिस के द्वारा जीव का आकार बना रहता है, सेल्स टर्जिड बनी रहती हैं। आप जानते हैं कि अगर पानी निकल जाता है तो कोशिकाएं फ्लैसिड हो जाती हैं, स्लथ हो जाती हैं। ओपी के कारण ही पत्तियां स्फीत और फैली रहती हैं और ओपी के फलस्वरूप ही उनमें ड्रोट और फ्रोस्ट के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप होती है। रूट का जो ग्रोविंग पॉइंट होता है वो ओपी के परिणाम स्वरूप ही टर्जिड बना रहता है, इसलिए ये मृदा कणों में एंटर कर सकता है। फिर इसके बाद है टर्गर प्रेशर यानी स्फीत दाब। यानी एक जीवित कोशिका को अगर जल में डुबाने पर वह ऑस्मोसिस के कारण अगर फूल जाती है तो जल के कोशिका रस में प्रवेश करने से साइटोप्लाज्म में कोशिका भित्ति के प्रति एक दबाव उत्पन्न होता है, प्रेशर डेवलप होता है। तो साइटोप्लाज्म द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाले दाब को ही टर्गर प्रेशर कहा जाता है। यानी जब कोशिका फूली हुई अवस्था के अंदर होती है तो सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है जिसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर का जो वैल्यू होती है वो ओपी की वैल्यू से अधिक ही रहती है जब तक कि कोशिका शुद्ध जल में न हो। तो टीपी का मान जो है वो डब्ल्यूपी के बराबर होता है। यानी टर्गर प्रेशर अगर कोशिका मेम्ब्रेन के ऊपर अगर दबाव डाल रही है तो वह दबाव सेल वॉल तक जाएगा, तो उसके बदले में सेल वॉल भी है वो प्रेशर डेवलप करती है जिसको डब्ल्यूपी कहा जाता है। तो टीपी बराबर हो जाता है डब्ल्यूपी के। इसके बाद अपन इसके अंदर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी विसरण दाब न्यूनता और ओपी टीपी इसके बीच में संबंध को भी हम पढ़ते हैं। यानी डिफ्यूजन प्रेशर निश्चित होता है जो लिक्विड होते हैं उनका, और सॉल्वेंट का जो डिफ्यूजन प्रेशर है उसका विलयन से अधिक होता है। और फॉर एग्जांपल के लिए अगर शुगर के जल में बने विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर शुद्ध जल के विसरण दर की विसरण दाब की डीपी से कम होता है, तो वह मान जिससे विलयन का दाब उसके विलायक से कम होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहलाता है। डीपीडी विलयन की को सक्शन प्रेशर भी हम कह सकते हैं और इसको साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे यानी वाटर पोटेंशियल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको नेगेटिव में लेकर के चलेंगे, ऋणात्मक। तो इनका जो संबंध है वो ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस होता है टर्गर प्रेशर, और डीपीडी बराबर हमेशा होता है ओपी माइनस डब्ल्यूपी। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और वाल प्रेशर का जो अंतर है वो विसरण दाब न्यूनता है। और हम जानते हैं कि डब्ल्यूपी जो है यानी वाल प्रेशर टीपी के बराबर होता है, इसलिए डीपीडी का जो मान आता है वो ओपी माइनस टीपी मान लिया जाता है। तो फ्लैसिड सेल्स के अंदर टीपी 0 होगा, इसलिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस 0। तो इस प्रकार की कोशिकाओं में जल प्रवेश करेगा। टर्जिड सेल्स में ओपी टीपी के बराबर होता है, तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस डब्ल्यूपी, और डीपीडी का जो मान होगा वो 0 होगा। तो जो कोशिका टर्जिड है यानी फूली हुई है उसके अंदर जल प्रवेश नहीं करेगा। ये एक रिलेशन का डायग्राम दिया गया है तुलनात्मक रूप से। यानी जब सेल फ्लैसिड होती है उस समय इसके अंदर टर्गर प्रेशर भी मिनिमम होता है, और जब सेल फुली टर्जिड होती है तो टर्गर प्रेशर का मान भी अधिक होगा। जब सेल फ्लैसिड होती है उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का मैक्सिमम होगा, और दूसरी ओर जब सेल फुली टर्जिड होगी, पूर्णतः फूली हुई होगी, तो उस समय ओपी का मान जो है वो न्यूनतम होगा। तो ये इनमें पारस्परिक संबंध का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।